Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने पॉलिटी का 6th लेक्चर पढ़ेंगे जो कि है हमारा सिटीजनशिप। इसके अंडर में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप। देखो सिटीजनशिप जैसे अभी आपने लास्ट में पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वो पार्ट 1 था कॉन्स्टिट्यूशन का। सिटीजनशिप है पार्ट 2। सिटीजनशिप पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और सिटीजनशिप में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं? सिटीजनशिप में आते हैं 5th आर्टिकल से लेकर 11th आर्टिकल तक, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो आर्टिकल्स है ये सिटीजनशिप के अंडर में आते हैं। ठीक है, और हमारे देश में कैसी सिटीजनशिप है? हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, यानी सिर्फ आपके पास जो सिटीजनशिप है वो इंडियन सिटीजनशिप है। ठीक है, ऑलराइट। और ये हमने लिया कहाँ से था? ये हमने लिया था ब्रिटेन से। और ये जो सिटीजनशिप को कंट्रोल करती है ना, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंट्रोल्स और हैंडल्स सिटीजनशिप। तो ये सिटीजनशिप जो कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ऑलराइट। तो हम शुरू करते हैं अपने आर्टिकल 5th से। आर्टिकल 5th से, ठीक है। देखो इसमें सिटीजनशिप के बारे में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है, उस समय से बेसिकली सिटीजनशिप का क्या प्रोसीजर रहा है। ठीक है, सिटीजनशिप बेसिकली किस टाइप से किस बंदे को दी जाई जा रही थी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पेज बताता हूं। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था, ठीक है, उस टाइम पर एवरी पर्सन who has his domicile in the territory of India and fulfilled any of the following 3 conditions। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, कमेंस हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम जो भी बंदा, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल, बेसिकली जो बंदा बेसिकली इंडियन टेरिटरी का परमानेंट रेजिडेंट था, बेसिकली कह सकते हैं उस टाइम वो इंडिया में रह रहा था, हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस समय जो बंदा इंडिया में रह रहा था उसका डोमिसाइल जो था वो इंडियन टेरिटरी का था, उसका जो परमानेंट होम कह सकते हैं वो इंडिया था। ठीक है, तो बेसिकली एक ये कंडीशन थी। ठीक है, ऑलराइट। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो जो बंदा, ठीक है, इंडियन टेरिटरी में जिसका डोमिसाइल था, ठीक है, और उसके साथ साथ उसने जो आगे मैं अभी आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा ना, उसमें से कोई भी एक कंडीशन उसने फुलफिल करी हो। ठीक है, तो देखो वो कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है हु वाज बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, वो बंदा डोमिसाइल के साथ साथ इंडिया में बॉर्न हुआ हो तो उसे हम इंडिया का सिटीजन कहेंगे। ठीक है, उस टाइम पर हमने उसे इंडिया का सिटीजन माना अगर वो बंदा डोमिसाइल के साथ साथ इंडिया में बॉर्न हुआ हो। दूसरी कंडीशन क्या वो फुलफिल कर सकता है इंडिया का सिटीजन कहलाने के लिए? आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसका डोमिसाइल इंडिया का हो। ठीक है, उसका डोमिसाइल जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस टाइम उसका डोमिसाइल बेसिकली इंडिया का हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में बॉर्न हुआ हो।
ठीक है, अगर वो इंडिया में बॉर्न हुआ तो अच्छी बात है, अगर उसके सिवा उसके माता या पिता में से कोई इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ है अगर, ठीक है, अगर उसके माता या पिता में से कोई भी इंडिया में पैदा हुआ था तो भी उसे इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, फिर सी कंडीशन है, अगर उसके पास ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर पा रहा ना तो उसे तीसरी कंडीशन तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जो है हु हैज बीन ordinarily resident in the territory of India for 5 years straight immediately before the commencement of constitution। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, वो बेसिकली उसके पास डोमिसाइल है इंडिया का। ठीक है, उसके पास डोमिसाइल है इंडिया का, उसके साथ साथ अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसको तीसरी कंडीशन तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 5 years स्ट्रेट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है, उससे जस्ट पहले के जो 5 साल है, ठीक है, उससे जस्ट पहले के जो 5 साल है, ठीक है, उस उन 5 सालों में वो इंडिया में रहा हो। ठीक है, वो इंडिया में रह रहा हो अगर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ना, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में, तो हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1945 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो बंदा इंडिया में ही रहा हो, ठीक है, और उसके पास इंडिया का डोमिसाइल हो तो वो भी इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके जो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके पास इंडियन टेरिटरी का डोमिसाइल हो, यानी ये वो परमानेंट रेजिडेंट हो इंडिया का। ठीक है, उसका इंडिया परमानेंट होम हो। ठीक है, एंड फुलफिल्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। हु वाज बोर्न इन इंडिया, अगर वो इसके साथ साथ इंडिया में पैदा हुआ हो, ठीक है, या फिर अगर इंडिया में वो पैदा नहीं हुआ है तो उसके मम्मी या पापा में से कोई इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुए हो। ठीक है, अगर उसके मम्मी पापा भी इंडिया की टेरिटरी में पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो बंदा जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है उससे जस्ट पहले के जो 5 साल है उससे उन 5 सालों में वो इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, ऑर्डिनरली मतलब कहीं बेसिकली किसी पोस्ट वगैरह पे नहीं, ठीक है, ऑर्डिनरली नॉर्मल एक सिटीजन की तरह वो इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, तो उस बंदे को हम इंडिया का सिटीजन कहेंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो यहां पर मैं देता हूं देन अ पर्सन became the citizen of India। पहली जो बेसिक कंडीशन, उसके बाद तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, ये था आपका आर्टिकल 5। फिर आता है आपका आर्टिकल 6। ठीक है, आर्टिकल 6 में क्या लिखा है, आर्टिकल 6 में लिखा है राइट्स ऑफ citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan। ठीक है, तो इसमें ऐसे लोगों के सिटीजनशिप के राइट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो बंदे पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे, जो बंदे उस टाइम पर पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे। ठीक है, तो बेसिकली जो बंदे पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए थे, ठीक है, उनके लिए एक बेसिक कंडीशन थी। पहली बात तो उनके लिए एक बेसिक कंडीशन थी इंडिया का सिटीजन कहलाने के लिए। ठीक है, देखो आइदर ही, ठीक है, और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स were born in undivided इंडिया। तो बेसिक कंडीशन थी ऐसे बंदों के लिए जो कि पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे, ठीक है, माइग्रेट कर गए थे, उनके लिए देखो बेसिक कंडीशन ये थी कि या तो वो खुद वो बंदा, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया में
पैदा हुए हो, बेसिकली इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा इंडिया एज अ होल था पाकिस्तान का पार्टीशन से पहले, ठीक है, तो वो उस अनडिवाइडेड इंडिया में या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हो। इसी के साथ साथ फुलफिल एनी ऑफ द टू कंडीशंस, ठीक है। ये तो भैया बेसिक कंडीशन है ऐसे बंदों के लिए सिटीजन कहलाने के लिए, ठीक है, जो बंदे पाकिस्तान से इंडिया आए थे, वाली तो बेसिक कंडीशन हो गई। अब जो दो कंडीशन मैं बता रहा हूं उसमें से कोई एक इनको फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। जो बंदे पाकिस्तान से इंडिया में वापस आ गए, रिटर्न बिफोर 19 जुलाई 1948, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए ना, ठीक है, वो उसके बाद से, ठीक है, देन रिजाइडेड ऑर्डिनरली इन इंडिया, ठीक है, फिर वो ऑर्डिनरली इंडिया में बेसिकली ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह वो इंडिया में रहने लगे, ठीक है, तो उन्हें इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा, जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए, ठीक है, और फिर इंडिया में ऑर्डिनरली रहने लगे। ये इस वाली कंडीशन के साथ साथ उन्होंने ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी, तो उन्हें बेसिकली इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी इसमें, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये कंडीशन नहीं है उनके पास तो जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, ठीक है, रिटर्न आफ्टर 19 जुलाई 1948। तो जो 19 जुलाई 1948 के बाद बंदे पाकिस्तान से लौटे हैं ना, ठीक है, उनका क्या है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, जब वो 6 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स रेजिडेंट हो, ठीक है, 6 मंथ्स रेजिडेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले वो 6 महीना इंडिया में एज अ रेजिडेंट रहे हो, ठीक है, बेसिकली 6 महीने से वो इंडिया में रह रहे हो। जो बंदे 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, ठीक है, उनको पहले 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप की, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि ये तो उन लोगों की कंडीशन है जो 19 जुलाई 1948 से आए हैं, ठीक है, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की तरह इंडिया में रहने लगे तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई, ठीक है। और जो बंदे 19 जुलाई 1948 के बाद आए, ठीक है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 6 महीने पहले उन्हें बेसिकली 6 महीने तक इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है, ऑलराइट। तो ये थी दो कंडीशंस। फिर देखो, फिर आता है आपका आर्टिकल 7, ठीक है। आर्टिकल 7 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न्ड टू इंडिया, ठीक है। तो इसमें ऐसे लोगों के राइट्स ऑफ सिटीजनशिप लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, बट बाद में पाकिस्तान से इंडिया में वापस आ गए, ठीक है। तो इसकी भी एक कंडीशन थी, इफ दे रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया अंटिल 1948, ठीक है, अंटिल 1948, so they have to be a 6 month resident before applying for citizenship, before applying for citizenship, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो बंदे, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको समझाऊं तो टेरिटरी के बेसिस पे, ठीक है। ये है आपकी इंडियन टेरिटरी, ठीक है, ये आपकी है इंडियन टेरिटरी, थोड़ा सा मैप देख लेना, ठीक है, इंडियन टेरिटरी है। और ये वाला जो यहाँ पर ये एरिया है ना, ये बेसिकली जो है अब वो पाकिस्तान है, ठीक है, अब ये पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है। तो देखो जो आर्टिकल 6 था, उसमें क्या है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है।
तो जो लोग बंटवारे से पहले यहाँ रह रहे होंगे ना, इस एरिया में रह रहे थे, ठीक है, और जब बंटवारा हो गया, ठीक है, तो वो इस एरिया से इस एरिया में आ गए, उन्होंने कहा नहीं भाई हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम इंडिया में आएंगे, ठीक है। तो उन बंदों के लिए तो जो बेसिकली राइट्स ऑफ सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 6 में दिए गए, ठीक है, हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। और आर्टिकल 7 उन बंदों की सिटीजनशिप के राइट लिखे हुए हैं आर्टिकल 7 में, ठीक है, जो बंदे इंडिया से पहले तो भैया उन्होंने कहा कि अरे पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, चलो हम पाकिस्तान चलते हैं, फिर उन्होंने वहां की हालत देखी तो उन्होंने कहा नहीं हमें वापस ले लो, ठीक है। तो ये बंदे वापस आ गए 1948 तक पाकिस्तान से इंडिया में, ठीक है, लेटर रिटर्न टू इंडिया, ठीक है। 6 मंथ फिर उन्हें सिटीजनशिप पाने के लिए 6 मंथ इंडिया में रहना पड़ेगा, उनको 6 मंथ इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। तो आई होप आपको आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। ऑल राइट, फिर आता है आर्टिकल 8, ठीक है, इसमें है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन persons of Indian origin, ठीक है, residing outside India, ठीक है। तो ऐसे बंदों को क्या बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, PIO, ठीक है। तो अगर PIO लिखा दिखे तो भी आप समझ जाओगे कि इसका मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इसमें ऐसे बंदों के राइट्स ऑफ सिटीजनशिप लिखे हुए हैं आर्टिकल 8 में, ठीक है, जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, जिनका ओरिजिन तो इंडिया से है, जिनके पापा या दादा या वो खुद, ठीक है, इंडिया में बेसिकली पैदा हुए, उनका ओरिजिन इंडिया का है, बट वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बेसिकली किस तरीके से उनकी सिटीजनशिप इंडिया में मेंटेन होगी या फिर उनको किस तरीके से वापस दी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप है ऐसे लोगों के जो इंडिया के ओरिजिन के हैं बट इंडिया से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, वो आर्टिकल 8 में लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑलराइट, फिर है आर्टिकल 9, ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, एस persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign country, ठीक है, will not be a citizen of India। तो आर्टिकल 9 कहता है ऐसे लोग जिन्होंने बिना किसी दबाव के, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी बेसिकली बायस के, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है, कोई गया अमेरिका और उसने कहा चलो मैं अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेता हूं, ठीक है, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे इंडिया का सिटीजन रहने के लिए आपके पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप हो सकती है, या तो आप इंडियन हो या आप इंडियन नहीं हो, ठीक है। ऑलराइट, तो जो बंदे वॉलंटरली अपनी खुद मर्जी से बिना किसी दबाव के, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेंगे वो अब इंडिया के सिटीजन नहीं रह जाएंगे उसके बाद, ठीक है, उनकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। फिर आता है आर्टिकल 10, ठीक है, ये इसमें लिखा है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ citizenship depends upon the provisions of any law made by parliament, ठीक है। तो बेसिकली किसी इंसान की जो इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है, वो उसके पास रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर। अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई प्रोविजन इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, कोई ऐसा प्रोविजन इंट्रोड्यूस करती है जिसका कोई लॉ कहता है कि ये सर्टेन लोग इंडिया के सिटीजन नहीं है या इन सर्टेन लोगों को इंडिया का सिटीजन बनाना है, ठीक है, तो बेसिकली ये चीज जो है ये पार्लियामेंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जो आपकी कंटिन्यूएंस है ना, कंटिन्यूएंस है कि किस आप भारत के नागरिक रहेंगे
ठीक है, वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे, क्योंकि जो सिटीजनशिप होता है ना, सिटीजनशिप बेसिकली आपका एक एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो इसमें कोई भी बदलाव करना होगा या कुछ भी करना होगा ना, तो बेसिकली ये पार्लियामेंट करती है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव कर सकती है, इसलिए जो आपकी सिटीजनशिप है ना, ठीक है, वो डिपेंड करती है पार्लियामेंट के ऊपर, कि पार्लियामेंट बेसिकली कौन से प्रोविजन और कौन से लॉ इंट्रोड्यूस कर रही है सिटीजनशिप एक्ट में, ठीक है। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि आर्टिकल 10 किससे रिलेटेड है, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। बस अगर आप इतना भी याद रख लोगे ना, आर्टिकल 10 में दिया गया है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, तो इतना भी आपका काम चल जाएगा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 देखो खुद कह रहा है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो बेसिकली वो कोई भी लॉ वगैरह बना के, जो लॉ के थ्रू जो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप है, ठीक है, उनको रेगुलेट करती है पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, फिर देखो, फिर है हमारे पास बेसिकली आप कितनी तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पर 5 तरीके हैं, 5 ways टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। 5 तरीके होते हैं किसी बंदे के पास जिससे वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है। पहला है बाय बर्थ, बाय बर्थ, ठीक है। तो बाय बर्थ में बेसिकली कुछ प्रोविजंस हैं, वो देखो, अगर कोई बंदा, ठीक है, बॉर्न ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950, ठीक है, बट बिफोर 1 जुलाई 1987, ठीक है, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया irrespective of the nationality of his parents, ठीक है। तो बाय बर्थ में क्या है, बाय बर्थ बेसिकली किस तरीके से एक बंदे को इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ऐसा बंदा, ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद पैदा हुआ हो, बट 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ हो, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन है, इररिस्पेक्टिव कि उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी क्या है। तो ये वाला जो इस पे देखो, इस पे मार्क लगा लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार सीडीएस में पूछ लिया था, बाय बर्थ में डेट पूछ ली थी, कौन सी डेट है, बॉर्न ऑन और आफ्टर, तो ये डेट पूछी हुई थी, जनवरी 26, 1950 वाली ये डेट इस बार आई हुई थी सीडीएस में, ठीक है, जो पहला टाइम था ना सीडीएस का, ठीक है, उसमें ये डेट आई हुई थी, ठीक है। तो ये हमें ये चीज़ याद रखनी है बाय बर्थ वाली, ठीक है। फिर आता है सेकंड बाय डिसेंट, बाय डिसेंट, ठीक है। बाय डिसेंट मतलब बेसिकली उसके माता पिता, ठीक है, इंडिया के रहे हो, बेसिकली डिसेंट नहीं होता, डिसेंडेंट, उनका उनका वंशज, ठीक है, उनका किसी का वंशज हो, तो बाय डिसेंट। डिसेंट के थ्रू किस तरीके से आप ले सकते हैं, ये है अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950, बट बिफोर December 10, 1992 is a citizen of India if his father was a citizen of India at the टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है। तो बेसिकली बाय डिसेंट कोई कैसे
पा सकता है इंडिया की सिटीजनशिप। अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, एक बंदा जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, ठीक है, ऑन और आफ्टर जनवरी 26 1950, जनवरी 26 1950 को या उसके बाद, बट दिसंबर 10 1992 से पहले, ठीक है, दिसंबर 10 1992 से पहले वो इंडिया का सिटीजन होगा अगर इफ हिज फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो जिस टाइम वो पैदा हुआ था ना, उस टाइम उसके जो फादर थे, पिताजी थे उसके, ठीक है, वो इंडिया के सिटीजन रहे हो, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। फिर देखो थर्ड, थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन। तो हमने अभी किस दो तरीके पढ़ लिए कि आप दो तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो, या तो बाय बर्थ या फिर बाय डिसेंट। अब है बाय रजिस्ट्रेशन। बेसिकली इसमें क्या है ना, कोई बंदा जो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है, उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। तो इसमें देख लो, इसमें बाय रजिस्ट्रेशन किस किस को बेसिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। एक तो हो गया आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, उसको बेसिकली चाहिए सिटीजनशिप, ठीक है, तो वो किस तरीके से ले सकता है, उसको 7 ईयर रेजिडेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। तो लेट्स सपोज आपको कोई कजन कजिन वगैरह है, ठीक है, तो आपके कोई मतलब दूर का कजिन है, ठीक है, उसके घर वाले पहले ही बाहर चले गए थे, लेकिन जो ओरिजिन है, ठीक है, वो बेसिकली उनका इंडिया का ही है, ठीक है। तो ऐसा आपका कजिन या कोई भाई बहन या कोई भी, ठीक है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उसको 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा लगातार, बेसिकली इंडिया का रेजिडेंट बन के उसको 7 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। फिर एक और इसमें देख लो, अ पर्सन हु इज मैरिड टू इंडियन सिटीजन। अगर कोई बाहर से आप जाते हो रशिया, ठीक है, रशिया में आपको कोई बंदी या बंदा बेसिकली पसंद आ जाता है और आप उससे शादी कर लेते हो, ठीक है, फिर आप कहते हो कि चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इंडिया आके रहेंगे, ठीक है। तो वो बंदा जब आपके साथ इंडिया आएगा ना, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए 7 ईयर रेजिडेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो उसको आपके साथ 7 साल रहना पड़ेगा, 7 साल आपके साथ बेसिकली, या यहाँ पर लिख लो अ फॉरेन पर्सन, बेसिकली बाहर का पर्सन जिसने इंडिया के सिटीजन के साथ शादी करी है, ठीक है। तो ऐसे बंदे को या ऐसे बंदी को 7 साल रहना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने से पहले इंडिया में, ठीक है। तो ये देखो सही भी है ये चीज़ ना, वरना यार बाहर वालों को तो पता ही है आपको, आज शादी और फिर कुछ टाइम बाद इट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर और सेपरेट हो जाते हैं। इंडिया वालों का सही है यार, बोले पहले तुम 7 साल रहो, नहीं तुम यहाँ पर सिटीजनशिप भी ले लो और हमारे बंदे या बंदी को भी छोड़ दो, ठीक है। मतलब ये तो मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है, आप समझ गए होंगे, ऑलराइट। तो बेसिकली बाय रजिस्ट्रेशन इस तरीके से मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें देखो और भी प्रोविजन है, बट आपको इतना याद रखना है कि बाय रजिस्ट्रेशन मिलती है, और मैं आपको बता दिया कि बेसिकली किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसकी और भी टाइम लिमिट और भी तरीके से हो सकता है, तो बेसिकली मैंने आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है, बेसिकली वो एक तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप अगर इतना भी याद रखोगे कि बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, वो भी आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है, ऑल राइट। फिर चौथा तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। नेचुरलाइजेशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक सर्टिफिकेट देगी बंदे को इंडियन सिटीजनशिप का, जो बंदा नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप लेना चाहता है, ठीक है। तो वो किस बंदे को देगी, उसके लिए कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए कंडीशन है वो बंदा ऐसी किसी कंट्री का सिटीजन ना हो, ठीक है, जहां पर इंडियंस को नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप ना दी जाती हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री where
इंडियन सिटीजन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसी किसी कंट्री का वो सिटीजन बंदा उस टाइम नहीं होना चाहिए जहां पर इंडिया के लोगों को, ठीक है, उस कंट्री की सिटीजनशिप ना दी जाती हो थ्रू नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ऐसी कंट्री का सिटीजन है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर ऐसी कंट्री का सिटीजन नहीं है, मतलब बेसिकली ऐसी कंट्री का सिटीजन है जहां पर नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाती है, तो उसे इंडिया में भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, अगर वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है ना, तो उसको अपनी वो सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का हिसाब किताब है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे, इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही मस्ट रेनाउंस, रेनाउंस मतलब त्याग करना, रेनाउंस द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। अगर उसे नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, तो उसे जिस दूसरी कंट्री का वो सिटीजन है वहां की सिटीजनशिप का त्याग करना पड़ेगा, यानी उसे सिटीजनशिप रेनाउंस करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर एक दो कंडीशन और देख लो इसके लिए, ठीक है। ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए अगर उसे नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप चाहिए। बेसिकली कल्प्रिट नहीं होना चाहिए, वो अपराधी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लिख लो एडिक्वेट नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज आउट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। जो हमारे संविधान में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, मेंशन्ड है, ठीक है, उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज की अच्छी खासी बेसिकली एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तो भी उसे बेसिकली नेचुरलाइजेशन से सिटीजन बनाया जा सकता है, ठीक है। और फिर जो आपका फिफ्थ तरीका आता है जिससे इंडिया की सिटीजनशिप कोई बंदा ले सकता है, ठीक है, वो है बाय इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी, ठीक है। तो अगर कोई फॉरेन टेरिटरी है, ठीक है, उसको इंडिया बेसिकली अपने अंडर में ले लेता है, ठीक है, भले ही वो जंग में जीती गई हो या फिर बेसिकली किसी ने ट्रीटी करके दी हो, ठीक है, या फिर गिफ्ट में दी हो, बेसिकली किसी भी तरीके से अगर वो इंडिया की टेरिटरी में फॉरेन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, इंडिया में वो टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन होता है, तो वहां के जितने भी सिटीजन होंगे ना, ठीक है, वो सब बेसिकली इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कल को अगर हम बेसिकली लेट्स समझो चाइना को ठीक है, अगर हम कल चाइना पे कब्जा कर लेते हैं तो चाइना के जितने भी सिटीजन होंगे वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे, सोचो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मतलब ये तो जोक्स अपार्ट, बट हाँ, जिस भी टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन होगा, इंडिया के साथ जुड़ाव होगा, ठीक है, जिस भी फॉरेन टेरिटरी का, तो उसके जितने भी सिटीजन होंगे वो अब इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो 5 तरीके थे जिससे कोई बंदा इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है। अब लेने की बात हो गई, अब बात करती है देने की, ठीक है। वे टू लूज इंडियन सिटीजनशिप, कितने तरीके से कोई बंदा इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ सकता है, ठीक है। 3 तरीके से कोई बंदा इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ सकता है, ठीक है। तो कलर चेंज करते हैं, बहुत देर से हरा हरा हो गया, अब थोड़ा लाल लाल लेते हैं, ठीक है। पहला तरीका है बाय रिनंसिएशन, बाय रिनंसिएशन मतलब त्याग करना, ठीक है। विलिंगली गिव अप द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, ठीक है। कोई बोला मैं चला कनाडा, ठीक है, अब मैं लौट के नहीं आऊंगा और मैं कनाडा की सिटीजनशिप ले लूंगा, तो उसने अपनी मर्जी से कहा कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप का त्याग कर रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया विलिंगली गिव अप द सिटीजनशिप, ठीक है। तो देखो रिनंसिएशन ना अपनी मर्जी से
सिटीजनशिप का त्याग करना या सिटीजनशिप को छोड़ना इंडिया की, ठीक है, वो कब नहीं हो सकता है? देखो, रिनंसिएशन रिनंसिएशन कांट बी डन ड्यूरिंग वॉर इन विच इंडिया इज इंगेज्ड। अगर इंडिया किसी कंट्री के साथ वॉर में है, ठीक है, किसी कंट्री के साथ वॉर में है, तो यहाँ का कोई बंदा बोलता है कि मैं इंडिया का सिटीजन नहीं रहूंगा, तो उस टाइम पर उसका रेनंसिएशन माना नहीं जाएगा, ठीक है। बेसिकली गद्दारी नहीं करबे, गद्दारी नहीं करबे यहाँ पर, ठीक है, गद्दारी नहीं बर्दाश्त करी जाएगी। ये थोड़ा ना यार इंडिया वॉर में है तुम बोले हो कि अरे इंडिया तो वॉर में है, मैं चला इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के, ऐसा थोड़ा ना यार। बाकी कभी भी जाना है जाओ, पर वॉर के टाइम पे देश और देश की मिट्टी ही सब कुछ है, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो, फिर इसमें एक थोड़ा सा और पॉइंट देख लो। व्हेन अ पर्सन, ठीक है, renounces his इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, देन एवरी माइनर चाइल्ड of that person also loses इंडियन सिटीजनशिप। तो कोई बंदा, ठीक है, जब विलिंगली यानी अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस करता है, छोड़ता है विलिंगली यानी रिनाउंसिएशन करता है, ठीक है, तो जितने भी उसके माइनर बच्चे होंगे ना, माइनर चिल्ड्रन, ठीक है, माइनर चिल्ड्रन क्या, 18 साल से कम वाले, जिनकी एज 18 साल से कम होगी, ठीक है, उनके जितने भी उसके 18 साल से कम वाले बच्चे होंगे, उनकी भी इंडियन सिटीजनशिप बेसिकली खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट बेसिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है, उनकी भी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी माइनर चिल्ड्रन की, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है तो रखना, नहीं रखनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा, किस तरीके से कोई अपनी इंडियन सिटीजनशिप किसी की जा सकती है, वो छोड़ सकता है, ठीक है, बाय टर्मिनेशन। पहले आपने खुद से छोड़ दी, हमने कहा नहीं भाई हम चले दूसरे देश में रहने, हम इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब टर्मिनेट किस तरीके से कर दी जाएगी किसी की सिटीजनशिप, ठीक है। टर्मिनेट कब हो जाती है? व्हेन एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, वॉलंटरली accepts the citizenship of any other country, ठीक है। वही बात है, जब कोई बंदा वॉलंटरली किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, देन हिज इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट्स ऑटोमेटिकली। कोई बंदा अमेरिका गया, उसने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली, ठीक है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दी जाएगी। बोले अब तुम वहीं रहो जाके, तुम रहने दो, तुमने बात खराब कर दी, ठीक है। तो बेसिकली उसकी इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी, ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। और ये टर्मिनेशन बेसिकली कब नहीं होगा, ये कब अप्लाई नहीं होगा? डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड, ठीक है। तो देखो, डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड, इंडिया अगर किसी कंट्री के साथ वॉर में एंगेज्ड है, ठीक है, तो उस टाइम ये टर्मिनेशन अप्लाई नहीं होगा, तो उस टाइम पर उस बंदे की सिटीजनशिप बेसिकली टर्मिनेट नहीं करी जाएगी, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन ही रहेगा। जैसे लास्ट पिछले में क्या होता है रिनंसिएशन में, ठीक है, रिनंसिएशन वॉर के टाइम पे नहीं होगा, यानी वो इंडिया की सिटीजनशिप त्याग नहीं सकता। इसी तरीके से उसकी इंडिया की सिटीजनशिप वॉर के टाइम पे टर्मिनेट भी नहीं करी जाएगी, उसको वॉर के टाइम पे तो इंडिया का सिटीजन ही बना के रखा जाएगा, गद्दारी नहीं करने देनी है, ठीक है। गद्दारी क्या मतलब, कुछ भी यार रीजन उसके, तो हंसी मजाक के लिए गद्दारी बोल रहा हूँ, तो कोई ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है, बस मैं जस्ट हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, फिर थर्ड है बाय डेप्रीवेशन, ठीक है, डिप्राइव कर देना इंडिया की सिटीजनशिप से, ठीक है, ये है
इट इज ए कंपल्सरी टर्मिनेशन, बेसिकली कंपल्सरी टर्मिनेट कर दी जाएगी आपकी सिटीजनशिप, अगर अगर कंडीशन क्या है, कब, ठीक है, द सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर किसी बाहर के बंदे ने या किसी बंदे ने, ठीक है, इंडिया की सिटीजनशिप ली है फ्रॉड के थ्रू, बेसिकली गलत मीन्स यूज किए हैं, गलत कागज वगैरह लगा के अगर उसने इंडिया की सिटीजनशिप ली है और पता चल जाता है कि इसकी सिटीजनशिप फ्रॉड है, ठीक है, तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो तुरंत से पहले बेसिकली कंपल्सरीली टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो इस टाइप के टर्मिनेशन को हम कहेंगे डेप्रीवेशन, उसको इंडिया की सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, दूसरी कंडीशन क्या है, द सिटीजन हैज shown disloyalty to constitution, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं उनका उल्लंघन कर देना, ठीक है, बेसिकली डिसलॉयल्टी शो करना, कॉन्स्टिट्यूशन की ना मानना, कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानते हुए कुछ ऐसा काम कर देना बेसिकली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है, तो भी उसकी सिटीजनशिप जा सकती है, ठीक है, उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा सिटीजनशिप से। या फिर इन्वॉल्व विद एन एनिमी ड्यूरिंग वॉर, ठीक है, इंडिया किसी के साथ वॉर में है और जो सामने वाली एनिमी कंट्री है उसके साथ वो सिटीजन, इंडिया का सिटीजन उसका साथ दे रहा है या उसके साथ इन्वॉल्व पाया जाएगा, ठीक है, तो उसे डिप्राइव, उसकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी उससे, ठीक है, सरकार बुलाएगी उससे कहेगी गद्दारी कर रहे ठीक है। फिर द सिटीजन हैज within 5 years after registration और नेचुरलाइजेशन पीछे लिख देता हूं, बीन imprisoned in any country for 2 years, 2 years, ठीक है, 2 years। तो बेसिकली द सिटीजन हैज विद इन, बेसिकली जब उसका रजिस्ट्रेशन उसने कराया ना, या फिर उसे रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप मिली या फिर उसे नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिली है, ठीक है, उस सिटीजनशिप के मिलने के 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अगर वो किसी दूसरी, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में 2 साल तक बंद रहा जेल में, ठीक है, तो भी उसकी सिटीजनशिप उससे ले ली जाएगी, ठीक है। फिर आता है इसमें 5th कंडीशन क्या है, द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, अगर कोई बंदा हमारे देश से बाहर गया किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है, ऑर्डिनरली, बेसिकली ऑर्डिनरली का मतलब है कि किसी इंडियन गवर्नमेंट के काम से नहीं गया या फिर किसी रिसर्च पर्पज से नहीं गया, बेसिकली इंडिया के किसी काम से नहीं गया, खुद ही जाके बेसिकली किसी दूसरी कंट्री में रहने लगा, जाके उसने कहा मैं वहां जा रहा हूँ, रहूंगा जाके, और 7 साल तक लगातार उस कंट्री में रहा है, बेसिकली 7 साल तक इंडिया से बाहर रहा है ऑर्डिनरली, ठीक है, तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो उससे छीन ली जाएगी, उसे डिप्राइव कर दिया जाएगा सिटीजनशिप से। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। 5 तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के और 3 तरीके हैं सिटीजनशिप छोड़ने के, ठीक है। तो देखो, जो पूरी आपकी सिटीजनशिप है ना, ठीक है, जो पूरी सिटीजनशिप है वो चलती है हमारी सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, ठीक है, वो चलती है पूरी सिटीजनशिप आपकी सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, ठीक है। इसी के अंडर में बेसिकली वो लिखा हुआ है किस तरीके से आप सिटीजनशिप बेसिकली अडॉप्ट कर सकते हो और छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये रेगुलेट होती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, और इसको अमेंड करने की पावर टू अमेंड या बेसिकली इसमें चेंज करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट बेसिकली मैंने बताया नहीं
पार्लियामेंट चेंज कर सकती है सिटीजनशिप में, सिटीजनशिप लॉ में, तो इसी सिटीजनशिप एक्ट में पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इसी के थ्रू जो है आपकी सिटीजनशिप कंट्रोल होती है। ठीक है, तो देखो सिटीजनशिप एक्ट 1955 कितनी बार अमेंड हो चुका है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बेसिकली कितनी बार सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हुआ है, तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एक्ट कौन सा, एक बार हुआ है 1986 में। ठीक है, फिर उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फिर कब हुआ है 1992 में, फिर हुआ है 2003 में अमेंड हो चुका है, फिर 2005 में अमेंड हो चुका है, और जो अभी सबसे रिसेंट हुआ था वो था 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, तो सबसे रिसेंट वाला याद रखना है, सबसे रिसेंट है आपका 2019 वाला। ठीक है, तो 1986 में अमेंडमेंट हुआ है, इसमें 1992 में अमेंडमेंट हुआ है, 2003 में अमेंडमेंट हुआ है, 2005 में अमेंडमेंट हुआ है, और आपका 2019 में अमेंडमेंट हुआ है इसमें। फिर देखो जो सिटीजनशिप एक्ट था ना 1955 वाला, मैं पीछे लिख के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है, जो हमारा जब आया था। ठीक है, दी कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, पहले लिख लेते फिर बताता हूँ क्या है कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। बट दिस प्रोविजन was deleted by the Citizenship Amendment Act of 2003। ठीक है, तो आपको देखो इसमें क्या क्या याद रखना है, पहले तो वो समझो। आपको याद रखना है कि सिटीजनशिप एक्ट 2003 के द्वारा जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का जो प्रोविजन था, ठीक है, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो समझो देखो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप क्या है। जो आपके कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं ना, आपने ये सुना होगा कुछ कॉमनवेल्थ जो है हमारे नेशंस है। ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशंस है। ठीक है, तो जो कॉमनवेल्थ नेशंस है ना, उन कॉमनवेल्थ नेशन के जो सिटीजन होंगे, उन कॉमनवेल्थ नेशन के जो सिटीजन होंगे, ठीक है, उनको कुछ सर्टेन कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया में 1955 के सिटीजनशिप एक्ट ने कहा कि जो बाकी, जैसे इंडिया भी कॉमनवेल्थ जो नेशंस में आता है, ठीक है, इंडिया भी एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया ने कहा जो बाकी हमारे कॉमनवेल्थ नेशंस है ना, उनके जो सिटीजन होंगे, ठीक है, उनको हम कुछ सर्टेन लिमिटेड सिटीजनशिप राइट देंगे इंडिया में, सिटीजनशिप राइट्स देंगे इंडिया में। बेसिकली कोई बाहर का बंदा है, ठीक है, कोई बाहर का फॉरेन नेशनल है, ठीक है, बट वो कॉमनवेल्थ नेशन, कॉमनवेल्थ कंट्री का सिटीजन है, ठीक है, किसी कॉमनवेल्थ कंट्री का नेशन है, तो उसको इंडिया में सर्टेन, बेसिकली आप कह सकते हो सिटीजनशिप की कुछ सर्टेन लिमिटेड राइट्स दिए जाते थे उसको। ठीक है, उसको बेसिकली आप कह सकते हो प्रिविलेजेस दी जाती थी सिटीजनशिप राइट्स के केसेस में। ठीक है, तो ये था आपका कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का केस। बट फिर 2003 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने ये प्रोविजन को डिलीट कर दिया, उसने कहा नहीं। ठीक है, तो उसने कहा कि बेसिकली जो बेसिकली कॉमनवेल्थ नेशन के सिटीजन है, वो भी हमारे लिए बेसिकली एक तरीके से फॉरेनर्स ही है। ठीक है, उनको किसी भी तरीके का कोई भी बेसिकली सिटीजनशिप राइट इस बेसिस पे नहीं दिया जाएगा कि वो कॉमनवेल्थ नेशन के सिटीजन है। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन था कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का, वो डिलीट कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। इसको डिलीशन की जगह एक वर्ड यूज होता है, रिपील कर दिया गया। तो अगर आपके पेपर में लिख के आया ना कि सिटीजनशिप ऑफ 1955 प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, ऑप्शन ए, ठीक है, और फिर ऑप्शन बी में दे दिस प्रोविजन वाज रिपील्ड या डिलीटेड बाय द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2003, ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो लास्ट पॉइंट समझो, इसमें लास्ट पॉइंट ये है आर्टिकल्स इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था,
उसी दिन कुछ आर्टिकल्स जो थे बेसिकली वो इम्प्लीमेंट या फिर लागू कर दिए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, बट जो आपका अडॉप्ट हुआ था ना वो तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। ठीक है, तो इसी दिन कुछ आर्टिकल्स भी साथ में इम्प्लीमेंट या लागू कर दिए गए थे। वो कौन कौन से आर्टिकल्स थे? ठीक है, वो आर्टिकल्स थे 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9। फिर आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367। ठीक है, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392 एंड आर्टिकल 393। ये जो इतने आर्टिकल्स थे ये 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपको इतने आर्टिकल ये वाले याद रखने कि कौन कौन से आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट हो गए थे। और एक वो पूछता है, ठीक है, सिटीजनशिप एंड इलेक्शन। ठीक है, वो आपसे बोल देगा सिटीजनशिप एंड इलेक्शन प्रोविजंस वर इम्प्लीमेंटेड ऑन, फिर आपको 26 नवंबर 1949 दे देगा, 26 जनवरी 1950 दे देगा, ठीक है, 15 अगस्त 1950 दे देगा। तो आपको बेसिकली हो सकता है आपको डेट्स देके पूछ ले कि सिटीजनशिप और इलेक्शन बेसिकली कब इम्प्लीमेंट हुए थे। तो देखो सिटीजनशिप में अभी पढ़ाया 5 से लेकर 11 तक होते हैं, तो 5 से लेकर 9 तक जो आर्टिकल थे सिटीजनशिप के वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। और 324 मैंने आपको बताया था, 324 ये क्या था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन भी 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये दोनों बातें भी आपको सिटीजनशिप और इलेक्शन वाली याद रखनी है, और बाकी के साथ साथ ये आर्टिकल्स आपको याद रखने की 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट किए गए थे। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप आपको ये पूरा सिटीजनशिप का जो लेक्चर था वो समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।